नमस्कार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर उदय शाह जी से और जानेंगे कि कैसे हम अध्यात्म के जरिए, योग के जरिए अपना ख्याल रख सकते हैं, बुजुर्गों का ख्याल रख सकते हैं। तो आइए उस चर्चा को आज फिर से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि हम अपने बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखें। नमस्कार सर, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। सर, आपने 4D की बात की थी शुरुआत में, राइट। तो मैं चाहूंगी कि उसे आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें ताकि लोग और उसे अच्छे से जान सके, कैसे कि अपने अंदर के भय को वो बाहर निकाल सके। राइट। क्योंकि मैंने जब 92 में ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था, जब मैं सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, तभी मैंने ये टाइटल दिया था, फ्रीडम फ्रॉम ड्रग्स, डिजीज, डॉक्टर्स एंड डेथ, मतलब मृत्यु। तो ड्रग्स का मतलब है केमिकल्स। केमिकल सिर्फ दवाइयाँ नहीं होती है, आहार में भी केमिकल्स होते हैं, राइट। तो जितना हम वेजिटेरियन फूड खाएंगे उसको भी हम आहार कहेंगे। अगर हम जितना नॉनवेज फूड खाएंगे या स्मोकिंग करेंगे या ड्रिंक लेंगे उसको भी हम ड्रग्स कहते हैं, राइट। हम जितना भी केमिकल पेस्टिसाइड्स वाले फूड खाते हैं या अगर हम वेजिटेरियन हैं और अगर हम स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, मसालेदार, उसको भी हम ड्रग्स कहेंगे। तो ये ड्रग्स हमें नहीं लेने हैं, पहली बात तो उससे फ्रीडम चाहिए। दूसरी बात, हमें डिजीज से फ्रीडम। डिजीज का फ्रीडम दो तरीके से होता है, एक हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना है, हमारी फिटनेस बढ़ानी है, और हमारे सारे जो पैरामीटर्स है, जो भी ऑर्गन्स के पैरामीटर्स है, हार्ट के, लंग्स के, लिवर के, स्प्लीन के, पेनक्रियास के, वो पैरामीटर्स हमें फ्री चाहिए, परफेक्ट चाहिए, तो उसे कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम डिजीज। थर्ड है फ्रीडम फ्रॉम डॉक्टर्स। अगर हम अपना खुद डॉक्टर बने, बी योर ओन डॉक्टर, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा ये एक स्लोगन है करके, तो हमें बाहर के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ एक्चुअली कि जब आप कुदरत के नियम के हिसाब से चलते हो तो आप स्वस्थ रहते हो। तो ये 3D हो गया, पहले ड्रग्स, डिजीज, डॉक्टर्स। लास्ट हमें सबसे ज़्यादा डर क्या है? मृत्यु का, कि मैं मर जाऊंगा। तो हम हर बार सोचते हैं यार थोड़ी गैस हो गई, छाती में तो नहीं जाएगी, अटैक तो नहीं आएगा, मतलब हर बार एक डर बना रहता है, समझ। तो हम क्या करते हैं, उस डर से जीते हैं, स्वास्थ्य से नहीं जीते हैं, एनर्जी के साथ नहीं जीते, फियर से जीते हैं। तो हमारे रिसर्च के हिसाब से फियर जो है, जो डर है, हमारी बॉडी की विस्कोसिटी और वेलोसिटी दोनों को डिस्टर्ब करता है। विस्कोसिटी का मतलब है कि थिक कर देता है, मोटी कर देता है। वेलोसिटी का मतलब है उसकी जो वेव्स होती है, ब्लड का जो एक मोशन होता है, उसको स्लो कर देता है। तो फियर के वजह से, जैसे आप देखते हो कभी भूत प्रेत आपकी पिक्चर देखते हो, आप सिकुड़ जाते हो, कभी कॉकरोच देखते हो चिपकली से सिकुड़ जाते हो, राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि आप जब सिकुड़ते हो आपके सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपको डेथ का फियर जो है ना, हर बार डेथ के एक्सपीरियंसेस देता है। अरे मैं मर गया, तो ये शब्द हम यूज करते हैं, अरे मैं मर गया, अरे देख मैं मरा तो नहीं, अरे देख मेरी नसें तो ठीक चल रही है, अरे मुझे जरा डॉक्टर के पास लेके जाओ, समझ में। तो ये साइकोलॉजी हो जाती है। सीनियर सिटीजन होने के बाद उन्हें हर बार मृत्यु का डर लगता है। लेकिन हम अगर किसी भी धर्म का सारांश देखें तो वो कहते हैं कि इंसान का शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं है। तो हमें ये डर का फियर ही निकल जाना चाहिए। तो ये 4D बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो यदि आप इन 4Ds का ख्याल रखेंगे तो आपके अंदर का सारा भय दूर हो जाएगा। सर, आपने शुरुआत में कहा कि हमें खाना अच्छा खाना चाहिए और वेजिटेरियन फूड का हमें सेवन करना चाहिए। सर, लेकिन आजकल जब हम देखते हैं इतना पोल्यूशन है, तो जिस तरह का खाना पहले के ज़माने में मिलता था और पहले के बुजुर्ग स्वस्थ रहते थे, अच्छा घी मिलता था, गाय भी अच्छा खाती थी, अच्छा दूध देती थी हमें और अच्छा घी मिलता था, पर आज वो नहीं हो पा रहा है। तो इसी के लिए मैं कहता हूँ कि जब 30% पॉल्यूशन बढ़ गया है, केमिकल्स ज़्यादा हो गए, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसमें आपने अगर थोड़ी गड़बड़ कर दी तो वो और ज़्यादा माइनस हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अभी कल हम एक बात कर रहे थे कि मछली जो पानी में होती है ना, तो धीरे धीरे वो आजकल प्लास्टिक्स खाती है जो हम फेंकते हैं करके। तो कोई भी अगर फिश खाता है तो उसको 10-20% उसको कॉपर मिलता है, उसको प्लास्टिक्स कंजम्पशन होते हैं, तो धीरे धीरे उसका शरीर भी बीमार रोगी होने लगता है करके। अभी कैसा है,
फ्रूट्स वेजिटेबल्स केमिकल्स से आते हैं। और उनको ही हम पकाते हैं, गैस पे रखते हैं, हम फाइबर को गैस पे रखने के बाद, गर्म करने के बाद उसको जला देते हैं। जब हम जलाते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ के तत्व चले जाते हैं। तो खुराक कैसा होना चाहिए, जितना हो सके कच्चा होना चाहिए, बिल्कुल जितना होना चाहिए हल्का होना चाहिए, और जितना हो सके सिंगुलर होना चाहिए। दो फ्रूट्स मिक्स कभी नहीं करने हैं। वेजिटेबल आप कितना भी मिक्स कर सकते हो। अनाज के साथ कभी भी स्वीट्स नहीं खाएं, कभी नहीं खाएं, क्योंकि हर खुराक का पाचन रस अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कभी मिक्स नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप सोचिए कि राइस होती है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होती है, दाल होती है, वो प्रोटीन होती है। प्रोटीन को पचने में 2 घंटे लगते हैं, राइस को पचने में 15 मिनट लगते हैं। तो अगर आप दाल चावल खाते हो तो इसका मतलब दो चीज़ों को मिक्सर करते हो, तो पाचन रस को कंफ्यूजन होता है, मैं किसको डाइजेस्ट करूं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी और टॉक्सिन्स बन जाते हैं, एसिड बन जाता है। तो क्या करें, ये सारे जो खाने के खुराक है ना, उसको समय समय पे खाएं, थोड़ा गैप देते देते खाएं, तो वो बेटर रहेगा। राइस को सब्जी के साथ ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल के साथ ज़्यादा खाएं, दाल को अलग खाएं। और अगर दाल ये लेनी है, प्रोटीन लेना है, तो स्प्राउट्स के फॉर्म में खाएं, अंकुरित दालें खाएं। समझ में ना, क्योंकि अंकुरित दाल में क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाता है, उसके अंदर वाटर आ जाता है, पानी आ जाता है, तो वो पचने में इजी रहता है। बिल्कुल। और जब आपकी एक्टिविटी नहीं होती है तो थोड़े प्रोटीन डाइट को कम लो, क्योंकि नॉर्मली हमें 2 ग्राम का प्रोटीन चाहिए। तो हमें दूध अवॉइड करना चाहिए। दूध के ऊपर भी हमने रिसर्च किया है, क्योंकि दूध में क्या होता है, वो एनिमल का प्रोटीन है, जिसमें 24 ग्राम से 42 ग्राम प्रोटीन है। जब हमें 2 ग्राम का प्रोटीन चाहिए तो हम 24 ग्राम या 42 ग्राम का प्रोटीन वाले खुराक क्यों ले? सिंपल है। और सीनियर सिटीजन को तो दूध गलती से भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एक शरीर का नियम है, प्रोटीन बॉडी में जितना ज़्यादा जाता है, कैल्शियम बॉडी से बाहर जाता है। तो जो कैल्शियम का प्रॉब्लम सीनियर सिटीजन को होता है, जॉइंट्स का या बोन्स का, वो इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन की मात्रा वो अंदर ज़्यादा लेते हैं। सर, आपने कहा कि यदि हम अलग तरह का आहार लेने लगते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी गैसेस बनने लगती हैं। राइट। तो क्या इसके लिए कोई योगा स्टेप्स आप बताएंगे जिससे हम ये चीज़ दूर कर सकें? 100% वो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको कारण बताता हूँ कि गैस होती क्यों है। जो हमने मेडिकल रिसर्च किया है कि हमारी एक तो जो सांस की गतिविधियाँ हैं, मतलब पर मिनट में हम जो सांसें लेते हैं, वही पहले तो गलत है। जैसे कछुआ है, वो 1 मिनट में 5 से 8 बार सांस लेता है। जो कुत्ता है, डॉग है, वो 1 मिनट में 40 टाइम्स ब्रेथ लेता है, सांसें लेता है। तो जो योगिक होते हैं, जो योगा करते हैं, उनकी 1 मिनट में 10 से 12 सांसें होती है, कम होते जाती है। 1 मिनट में 10 से 12 और भी कम होते जाती है। जैसे मैंने रामदेव बाबा के साथ में जब मिला, मैंने उनको पूछा कि बाबा जी आप सांस कितनी लेते हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा वैसे तो मैं 1 मिनट में 2 या 3 बार ही लेता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं 1 मिनट में सिर्फ 1 ही सांस लेता हूँ। तो पहले के ज़माने में जो हमारी आयुष थी, वो सांसों की गिनतियों से होती थी। तो वो जो वैद्य होते थे, वो ये देखते कि 1 मिनट में आप कितनी सांसें लेते हो, उस हिसाब से आपकी आयुष को, एज को वो प्रेडिक्ट करते थे कि आप 80 साल जीने वाले हो, 90 साल जीने वाले हो। लेकिन अभी क्या हो गया कि हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है, जिसको हम मेडिकली कहते हैं, सांस लेने की गतिविधि है, वो फास्ट हो गई है। 15-16 बार लेते हैं, 18-20 बार लेते हैं। तो जितनी तेज सांसें लोगे, फास्ट लोगे, उतना गैस ज़्यादा बनता है बॉडी में। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स निकलते नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, नाइट्रो मोनोऑक्साइड नहीं निकलता है, तो वो गैस बना देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ पहले तो कारण को खत्म करो, आप इलाज का फिक्र मत करो, ट्रीटमेंट को नहीं, कॉज को निकालो। कारण निकाल दिया तो बीमारी इफेक्ट खुद ब खुद निकल जाएगी। तो ये पहला कारण हुआ। दूसरी बात क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि खाने में ओवरलैपिंग मत करो। हमारा इंडियन फूड का कल्चर ना थोड़ा अजीब सा है। जब मैं रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल बॉम्बे में काम करता था, तो हमारे वहाँ पे कुछ स्वामी जी थे, उनको मैं कभी चेक करने के लिए जाता था, बुजुर्ग रहते थे स्वामी जी वहाँ के, तो उनकी खाने की डिश में 27 आइटम्स रहते थे। 27 आइटम्स, 27 मैं गिनता था। तो मैं कहता था स्वामी जी ये सब क्यों कर? नहीं, भक्तों ने दिया है, हमें तो खाना ही पड़ेगा, ये तो मतलब उनका प्यार है। ये मैंने कहा हमारे शरीर को आप टॉर्चर करते हुए इस तरह से नहीं जी सकते। आप एक एक खुराक को एक समय समय के बाद खाइए, तो आपको गैस नहीं बनेगी। अच्छा, इज इट राइट? क्योंकि ओवरलैपिंग होता है। आप स्वीट भी खा रहे, आप दाल भी खा रहे,
आप कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं, आप फैट भी खा रहे हैं, स्टार्च भी खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आपके बॉडी में एंजाइम्स कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम हो जाती है, तो उससे फिर आपके बॉडी में गैस ज़्यादा बन जाती है। तो पहले तो वो सारी चीज़ें कम कीजिए। जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, हमारी खुराक की क्वांटिटी और मिक्सचर कम होने चाहिए। बिल्कुल। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब जितना हो सके रॉ खाइए, मतलब आप समझो लौकी है उसको उबाल के खाइए, आप स्वीट पोटैटो है उसको उबाल के खाइए, शकरकंद। तो इस तरह से जितना रॉ खाएंगे या बॉइल्ड खाएंगे तो आपका शरीर अच्छे से लेगा और उसमें आपको गैस नहीं बनेगी। बिल्कुल ऐसा है करके। यानी कि हमें ये जानने को मिला है कि हम क्या खा सकते हैं और कैसे खा सकते हैं ताकि हमारे अंदर गैसेस उत्पन्न ही ना हो। यदि गैसेस उत्पन्न ही नहीं होंगी तो हमें इसकी एक्सरसाइज की या फिर किसी आसन की आवश्यकता ही नहीं होगी। सर, आप हमें ये भी बताएं कि आपने बहुत सारी रिसर्च की है, यहाँ पर भी हम कुछ प्लेट्स देख रहे हैं जो रखी हुई हैं, तो ये किस लिए है और कैसे ये हमारी सहायता करती हैं? हाँ, हमने पिछले 20 साल में बहुत सारे कंट्रियों में 13 देशों में जाके जो भी रिसर्च के साधन होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, जैसे ये अमेरिका का इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे हम पूरी बॉडी की स्कैनिंग 10 मिनट में कर सकते हैं जी। तो इससे आपकी बॉडी ना पूरी तरह से स्टडी हो सकती है। नॉर्मली हमारी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, एक्सरे अलग होता है, ब्लड की चेकिंग अलग होती है, यूरिन की चेकिंग अलग होती है, कार्डियोग्राम अलग होता है, ईजी अलग होती है। तो उससे क्या होता है, फिर अलग अलग डॉक्टर्स को मिलना पड़ता है, कार्डियोलॉजिस्ट को, गायनेकोलॉजिस्ट को, ऑर्थोपेडिक को, डेंटिस्ट को, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मिलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आता कि पूरे शरीर में क्या चल रहा है जी। राइट। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है, ऐसे 5-6 इंस्ट्रूमेंट है, साधन है जो हम यूज़ करते हैं। बड़े बुजुर्ग के लिए भी, महिलाओं के लिए भी हम इस्तेमाल करते, बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिर्फ हमारे प्लेट्स में हाथ रखने पड़ते हैं, पैर रखने पड़ते हैं, और इसमें एक छोटा सा, ये आप देखोगे कि ये बायोपल्सर के जैसा है, जैसे ये ऑक्सीमीटर है जो आपने आजकल कोविड के वक्त देखा है कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल कैसा है करके, और एक छोटा सा इलेक्ट्रोड होता है जो हम करंट पास करते हैं, मामूली सा करंट, जैसे 1.5 वोल्टेज का जो सेल, बैटरी सेल होता है, इतना करंट पास होता है। तो जैसे करंट पास होता है तो हमारे सेल एक्टिव हो जाते हैं, और इसकी पूरी इंटरस्टिशियल सेल फ्लूइड की चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है। तो ये पता चलता है कि अभी लीवर ठीक है कि फ्यूचर में ख़राब होने वाला है, हार्ट हमारा ठीक है कि फ्यूचर में कुछ ब्लड प्रेशर होने वाला है, या हमें हार्ट ब्लॉकेजेस होने वाले हैं, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी ठीक है, ऑक्सीजन कितना हमारे ब्रेन में जाता है, कि कार्बन कितना बॉडी में है। तो बॉडी को, शरीर को होलिस्टिक स्टडी करते हैं। और जब हम ये होलिस्टिक स्टडी करते हैं पूरी तरह से सारे ऑर्गन्स की, सिस्टम की, ये साधन के ज़रिए हम ऑरा भी स्कैनिंग करते हैं, एनर्जी लेवल की स्कैनिंग करते हैं, फिर हम लोगों को डाइट बताते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, और उनको हम साधारण योगा बताते हैं। साधारण योगा का मतलब कैसा है कि वो लोग कपालभाति कर सकते हैं, वो लोग अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, ये सारी, और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का मतलब कि कुछ कुछ समय के बाद ना हमें अपने बॉडी को स्टिमुलेट करना पड़ता है। जैसे आप मोबाइल देखोगे, आपने कुछ देर छोड़ दिया तो वो स्टैंड बाय मोड पे चले जाता है, उसके स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। तो शरीर भी हमारा ऐसा है कि बीच बीच में अगर आप उसको स्टिमुलेट नहीं करोगे, उसको टैप नहीं करोगे, तो वो ब्लैकआउट हो जाएगा, वो स्टैंड बाय मोड पे चले जाएगा, वो लिथार्जिक हो जाएगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा, और वो आलसी हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। तो कुछ हर 10 मिनट में, आधे घंटे में कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग किया करो, तो वो एक सिंपल योगा है। बिल्कुल। और जैसा अगर आपका खाने के बाद 2 घंटे बाद बीच बीच में थोड़ी कपालभाति किया करो, कि अगर गैस बन गया है, एसिड बन गया है, तो वो कम हो जाए। थोड़ा प्राणायाम करो कि यहाँ कहीं बलगम जम गया है तो वो बलगम निकल जाए। आपकी जो ट्रैकिया है, जो ये ट्रैकिया जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस है, ट्रैकिया है, जो लंग्स में जाती है, वो टाइम टाइम पे खुलनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, खुलनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो अगर आप ये प्राणायाम कंटिन्यूस करोगे, भस्त्रिका ये सब करते जाओगे, तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। राइट। तो हमारे जो लंग्स में लोअर लोब होते हैं, नॉर्मली बुजुर्गों में वो इनएक्टिव होते हैं, अपर लोब एक्टिव रहते हैं, लोअर लोब इनएक्टिव रहते हैं।
इनएक्टिव की वजह से वहाँ बलगम होती है, वहाँ इन्फेक्शन रेट्स बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया वायरस कहाँ जमा होते हैं? जहाँ गंदगी होती है। जैसे आप देखोगे कि कोई पानी 8 दिन के बाद आप देखोगे तो नीचे मिट्टी जम जाती है, इज इट राइट? तो हमें भस्त्रिका प्राणायाम करके ना उस मिट्टी को बाहर निकालना पड़ता है। जो कार्बन नीचे सेटल हो गया ना, उसको बाहर निकाल के उसको बाहर फेंकना पड़ता है। उसके बाद लास्टली मैं ये एडवाइस करूंगा, अनुलोम विलोम बेस्ट है, क्योंकि सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का अगर बैलेंस रहता है बुजुर्गों में तो उनकी सूक्ष्म नाड़ी बहुत अच्छी चलती है। और जब सूक्ष्म नाड़ी किसी की अच्छी चलती है तो उसका डिवाइन कनेक्शन अपने खुदा से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से उसका कनेक्शन बना रहता है, तो वो और ज़्यादा इंसान पॉजिटिव रहता है। तो ये छोटे छोटे आसन हैं, छोटे छोटे व्यायाम हैं जो मैं आपको गाइड करूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि वही हार्ड एक्सरसाइज करो जो आप लॉन्ग टाइम नहीं कर पाओगे, और आपको किसी योग गुरु की भी ज़रूरत नहीं है। मैं भी कितनी बार फ्री रहता हूँ तो मैं अलग अलग योगा की यूट्यूब्स देखता हूँ और मैं देखता हूँ अरे ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ, तो लेट मी ट्राई। एक अच्छा क्या है, इसमें कभी कोई गलत चीज नहीं हो सकती। फायदा कम होगा अगर गुरु आपके पास नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। और स्ट्रेचिंग का मतलब भी ये नहीं है कि आपको पूरी तरह से अपने पैर फैला के स्ट्रेचिंग करनी। स्कूल की पीटी करवाते थे, तो जैसे हम स्कूल में जाते थे कहते थे भाई ऐसे एक्सरसाइज करो, सिंपल एक्सरसाइज करो, वो भी स्ट्रेचिंग है। सबसे अच्छी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि हमारे ये जो जॉइंट्स है, जो माइनर जॉइंट्स है, छोटे जॉइंट्स है, इन जॉइंट्स के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें। क्यों? क्योंकि ये मेरिडियंस है, हमारे एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये मेरिडियंस है, ये न्यूरोट्रांसमिशंस है। तो जब मैं अगर ऐसे करता हूँ या मैं ऐसे करता हूँ, ये देखिए एक साथ मेरे कितने जॉइंट्स के मूवमेंट आ गए। बिल्कुल। तो जो भी मेरा ब्लड कंजेशन था तो ये सारी चीजें निकल जाती है। मैंने एक्यूप्रेशर के ऊपर रिसर्च किया कि ये सारी पॉइंट्स होते हैं, इसको हमने मेडिकल में बायोपल्सर कहते हैं, बायोसेंसर्स कहते हैं। तो अगर मैं मुद्रा भी करता हूँ, मुद्रा की भी एक्सरसाइज करता हूँ, तो भी मेरा इनफ है। फॉर एग्जाम्पल ये योग ज्ञान मुद्रा है, सीनियर सिटीजन में ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक उम्र के बाद मेमोरी खत्म हो जाती है, कंसंट्रेशन खत्म होता है। तो मैं जब भी खाली बैठा हूँ, मैं ऐसे योग ज्ञान मुद्रा में बैठता हूँ और मैं सांसों के ऊपर ध्यान देता हूँ और मैं सिर्फ अवेयर हूँ अपने सांसों की गतिविधियों पे कि कैसे सांसें अंदर जा रही है, बाहर जा रही। ये सबसे इजीएस्ट योगा है। बिल्कुल। आप बैठे बैठे योग ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हो, क्योंकि ये आपका पिट्यूटरी है, ये मस्तिष्क का ये हार्मोन्स है। पिट्यूटरी हार्मोन्स के अंदर 8 हार्मोन्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, थायराइड का होता है, सारे एड्रीनलिन का होता है, सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी से कंट्रोल होते हैं। तो जब मैं योग ज्ञान मुद्रा में बैठता हूँ तो मैं अपनी सारी ग्रंथियों का, ग्लैंड्स का, हार्मोन्स का बैलेंस करता हूँ। देखो कितना सिंपल है। और उसी वक्त मैं सांसों की गतिविधियों पे ध्यान दे रहा हूँ कि मैं कितनी सांस ले रहा हूँ पर मिनट। तो मैं देखता हूँ अरे ये 14 बार हो गए, चलो मैं थोड़ी और लंबी गहरी लेता हूँ, अरे अब 12 बार हो गए, अरे अब 10 बार हो गए। तो आप इस तरह से एक्सरसाइज करोगे तो धीरे धीरे आपकी 8 से 10 सांसें होगी 1 मिनट के अंदर, और वो बहुत अच्छा है। तो आप फिट होगे, आपको कभी बीमारियां नहीं होगी। यानी इन चीज़ों से हम अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं। Exactly. हमारा मस्तिष्क हमें कंट्रोल करे, इससे बेहतर है कि हम उसे कंट्रोल कर लें। और ये बताएं कि हमारे और हमारे शरीर के लिए क्या बेहतर है। सर, एक बहुत अच्छी चीज़ आज आपने हम सभी को बताई है कि हमेशा से ही हम सभी के जहन में ये रहता था कि हमें सबसे पहले स्टार्टर्स लेने हैं, सूप लेना है, फिर हमें दाल चावल सब्जी रोटी, ये पूरा आहार लेना है, और आहार के बाद सभी की इच्छा होती है कि वो कुछ मीठा ले ले खाने के बाद। तो ये पूरा प्रोसेस होता था हमारे लंच का, जिसे आज आपने थोड़ा चेंज कर दिया और हमें बताया कि हमें एग्जैक्टली लेना क्या चाहिए और कैसे हम अपने शरीर को बेहतर रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। सर, कुछ हम स्टेप्स की बात कर रहे थे। आपने हमें बताया था कि आप हमें कुछ स्टेप्स बताएंगे जिससे हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को और हमारी जो शरीर है उसको बेहतर बनाने के लिए, तो आप हमें वो कुछ स्टेप्स बताएं। एक तो मैंने आपको कहा कि स्ट्रेचिंग सबसे अच्छी ये है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे जो वर्टिब्रास है, उस वर्टिब्रा में हमें इस तरह से, सपोज मैं लेफ्ट में मुड़ता हूँ, राइट में मुड़ता हूँ, तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड ये रहती है। दूसरी बात, एक प्रॉब्लम सीनियर सिटीजन में रहा है कि वो कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं बैठते, वो हमेशा इस तरह से बैठते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है, जो पावर होता है, तो वो हमारी धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड को बेंड कर देती है। तो ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि जब भी आप खाली बैठो, स्ट्रेट बैठो।
आपकी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखो, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आपको स्ट्रेट रखना है। जितना आप मुड़ते जाओगे तो आपको स्पॉन्डिलाइसिस होने के चांसेस है, स्कोलियोसिस होने के चांसेस है, स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस है। तो दो वर्टिब्रा के बीच में धीरे धीरे गैप कम होती है, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को टच करते हैं और फ्रिक्शन करते हैं, और फिर वो धीरे धीरे वहाँ कैल्शियम खत्म होते जाता है ना। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज उस वक्त क्या है कि दो वर्टिब्रा के बीच में जो मसल्स होते हैं, जो टेंडन्स होते हैं ना, वो कमजोर होते जाते हैं एक उम्र के बाद। तो अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे या कुछ लाइट एक्सरसाइजेस नहीं करोगे, मैं तो कहता हूं कि सबसे बेस्ट तो सूर्य नमस्कार है। अगर आपने सूर्य नमस्कार 12 बार कर लिए दिन में, तो आपको और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। तो उस सूर्य नमस्कार में सब चीजें आ जाती है, फिर सभी आसन आ जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, जो हम मेडिकली कहते हैं एबडक्शन, एडक्शन, लैटरल एक्सरसाइजेस या रोटेशन या फ्लेक्शन, ये सारे मसल्स के एक्सरसाइजेस आ जाते हैं। तो आपको ये देखो, कुदरत ने या हमारी भारत की जो संस्कृति है, उन्होंने कितने अच्छे सिंपल आसन हमें बताए हैं। तो अगर आप वो भी करोगे तो भी फिट रहोगे। आपको सिर्फ सूर्य नमस्कार करना है। यदि आप सिर्फ सूर्य नमस्कार करेंगे तो भी वो आपके शरीर के लिए बेहतर होगा। और सर ने बहुत सारी एक्सरसाइजेस नहीं बताई हैं कि आपको दिन भर इतनी सारी एक्सरसाइजेस करनी है, कुछ छोटे छोटे व्यायाम के आसन बताए हैं। यदि आप वो करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आप अपने शरीर का ख्याल रख सकेंगे। यदि आप अच्छा आहार लेंगे तो आपको बीमारी ही नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, और यदि डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा तो आपके अंदर का जो भी भय है वो खत्म हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज डॉक्टर ने हमें जो कुछ भी बताया है, सर ने हमें जो भी बातें बताई हैं, वो आपके ज़रूर काम आएंगी जीवन में। सर, जाते जाते आप यदि 1 मिनट में कुछ संदेश देना चाहें हमारे बुजुर्गों, तो क्या देंगे? मैं एक सिंपल चीज़ें आपको बताता हूँ कि पूरी जिंदगी हम ब्रेन के वजह से चलते हैं, हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके वजह से हम जीते हैं करके। तो हमारे जो राइट साइड का ब्रेन है, जिसको हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं, लेफ्ट साइड का ब्रेन है जिसको हम लॉजिकल ब्रेन कहते हैं। तो एक उम्र के बाद क्या होता है, हम राइट साइड के ब्रेन में बहुत सी पीड़ाओं को, तकलीफ़ों को पकड़ के रखते हैं। जो हमारे साथ जो भी बुरा अनुभव जीवन में हुआ है वो हम यहाँ पे पकड़ के रखते हैं। तो उसके वजह से क्या है कि राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर आपको अपने ब्रेन के अंदर से अनवांटेड थॉट्स, इमोशंस, ट्रॉमास, इमेजेस को अगर आपको क्लियर करना है तो अनुलोम विलोम करते जाइए, दिन में 2 बार 3 बार करते जाइए। डाइट पे थोड़ा ख्याल रखिएगा, थोड़ी ब्रीथिंग पे ध्यान रखिएगा कि आपकी सांस की गतिविधियां कैसी हो रही है। थोड़ी आपकी एक्टिविटीज़ देखिए कि दिन में आप कितना चलते हो, कितनी मूवमेंट्स होती है, उस हिसाब से अपने खुराक को कंट्रोल कीजिए। दूसरी बात, थोड़े आप ध्यान योगा कीजिए। मतलब ध्यान का मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई डीप मेडिटेशन, थीटा डेल्टा लेवल के मेडिटेशन ध्यान कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बस अपने सांसों को ऑब्जर्व करना है, वो भी ध्यान है। आप कोई भी, अभी मैं ये सपोज ये ग्लास मैंने हाथ में उठाया और मैंने पानी पिया, ये भी ध्यान है। मतलब हर चीज को ध्यान से कीजिए, उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान करने के लिए कोई आसन या कोई मुद्रा में बैठना ऐसा ज़रूरी नहीं है, या कोई डायरेक्शन में बैठना ज़रूरी नहीं है, कोई समय देखना ज़रूरी नहीं है कि नहीं सुबह ध्यान करें तो ही अच्छा, ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ ध्यान से कीजिए, उसे ध्यान कहते हैं। तो मैं सबको यही कहता हूँ, अपने आहार विहार विचार व्यवहार को सकारात्मक रखिए और हमेशा स्वस्थ रखिए। आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमें दी और आप इतना वक्त निकाल के हमारे साथ उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी अपना ध्यान ज़रूर रखेंगे। हम फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।